हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी भारत की विदेश नीति से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। और भारतीय विदेश नीति से ये संबंधित होंगे। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है ये, और इसमें एक प्रश्न का आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और हम उस ऑप्शन को भी आपका एक्सप्लेन करेंगे। काफी सरल है, काफी बेसिक है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो पंचशील जो समझौता है किन दो देशों के बीच आपका साइन हुआ था, यानी हस्ताक्षरित किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है भारत और यूएसएसआर, यानी जो सोवियत रूस है उसके मध्य, या भारत और चीन के मध्य, या भारत और यूएस अमेरिका के मध्य, या आपका चाइना और पाकिस्तान के मध्य। तो हमने पंचशील जो समझौता है वो साइन किया था आपका किसके साथ? चीन के साथ हमने साइन किया था। और ये हमने कब साइन किया था? 1954 में, 1954 में। तो यहाँ पे भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। और चीन की तरफ से कौन थे? तो चीन की तरफ से थे चाओ एन लाई। तो इन दो नेताओं के बीच ये समझौता आपका साइन हुआ था 1954 में, और इसकी डेट है, एग्जैक्ट डेट है 29 अप्रैल 1954। तो ये था आपका पंचशील समझौता। अब जानते हैं जो पंचशील समझौता है उसको भारत की जो विदेश नीति है उसका आधार भी माना जाता था। ओके, तो पहला समझौता था जो कि हमने चाइना के साथ साइन किया था, लेकिन 1962 में चाइना के द्वारा अचानक इंडिया पे आपका अटैक किया गया। तो कहीं ना कहीं ये इस समझौते का क्या था? उल्लंघन भी था। तो यहाँ पे आपके 5 प्रिंसिपल यानी 5 सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी। तो इस कारण से हमने इसको पंचशील समझौता कहा था। ओके, अभी हम पढ़ेंगे वो 5 सिद्धांत आपके कौन कौन से हैं। तो हम मूव करते हैं अपने पहले ऑप्शन पे, भारत और यूएसएसआर। तो 1971 ये वही टाइम पीरियड है जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था। वो था आपका बांग्लादेश को लेके। तो यहाँ पे जब बांग्लादेश के बीच हमारा युद्ध चल रहा था, तो उसी टाइम पे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी कौन? इंदिरा गांधी जी। तो वो रशिया जाती है। तो वहां पे रशिया और आपका इंडिया के बीच एक मित्रता और आपकी शांति की संधि साइन होती है, यानी उसको कहा जाता है इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी। ओके, तो ये साइन हुई थी 1971 में ही आपकी साइन की गई थी। ओके, फिर आता है भारत और यूएस के बीच। तो यूएस के बीच हमने एक समझौता साइन किया था कब? 2005 में। उसको कहा गया था इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, यानी असैन्य परमाणु समझौता। यानी हमारे पास जितने भी परमाणु बम है, परमाणु से रिलेटेड जितनी भी सामग्री है, उसका उपयोग हम किस लिए करेंगे? तो उसका उपयोग हम हमेशा किसके लिए करेंगे? शांतिपूर्ण उपयोग करेंगे। यानी उसका उपयोग हम परमाणु बम बनाने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई परमाणु बम बनाना हमारा उद्देश्य नहीं होगा। और ये इफेक्ट में आया था कब? 2008 में। ओके, तो इसको कहा जाता है आपका 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 एग्रीमेंट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील को 1, 2, 3 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ओके, तो हमारा राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, इंडिया और चाइना। फिर हम मूव करते हैं आपका आगे। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि आपका जो पंचशील समझौता हुआ था वो भारत और चाइना के बीच साइन हुआ था, और वहां पे 5 प्रिंसिपल बताए गए थे। अब हमारा दूसरा एमसीक्यू है, पंचशील में कितने सिद्धांत हैं? तो अभी हमने पढ़ा पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। तो यहाँ पे कितने सिद्धांत थे? 5 सिद्धांत थे। तो 5 सिद्धांत वो कौन कौन से थे? अब बात करते हैं। क्षेत्रीय एकता और अखंडता का सम्मान करना, यानी हमें एक दूसरे की जो एकता और अखंडता है उसका सम्मान करना है, जो संप्रभुता है उसका सम्मान करना है। दूसरा समझौता आता है कि अनाक्रमण, यानी हमें एक दूसरे पे अटैक नहीं करना है, आक्रमण नहीं करना है। लेकिन 1962 में किसने इसका उल्लंघन किया? चीन ने अचानक से इंडिया पे अटैक कर लिया था। ओके, फिर तीसरा आता है आपके पास गैर हस्तक्षेप, यानी आपके एक दूसरे के जो इंटरनल मैटर है, यानी हमारे जो आंतरिक मामले हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, वहां पे
मतलब इंटरफेयर नहीं करना है, वहां पे हमें एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। तीसरा आता है आपका समानता और पारस्परिक लाभ, चौथा, और पांचवा आता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये 5 प्रिंसिपल थे जो साइन हुए थे पंचशील समझौते में। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। पहला क्या था, क्षेत्रीय एकता और अखंडता के बारे में बात की गई थी, यानी संप्रभुता के बारे में। दूसरा आता है आपका अनाक्रमण, यानी हम एक दूसरे के पर अटैक नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा आता है आपका नॉन हस्तक्षेप, यानी गैर हस्तक्षेप, यानी एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं, इंटरनल मैटर है, वहां पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और चौथा आता है आपका समानता तथा पारस्परिक लाभ, ओके। और पांचवा आता है आपके पास शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ओके। तो ये थे हमारे 5 प्रिंसिपल जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन चाइना के द्वारा 1962 में इन सभी का उल्लंघन किया गया, ओके। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये 5 प्रिंसिपल है। पहला है आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी यानी समानता और पारस्परिक लाभ, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हिंदी में भी दिए गए हैं मेरे द्वारा यहाँ पे, पारस्परिक सम्मान और अहिंसा नहीं होगा यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे आपका होगा अनाक्रमण, यानी हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, ओके। तीसरा है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ओके। फिर आता है नीम, यानी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसकी औपचारिक शुरुआत कब हुई थी। तो उसकी औपचारिक शुरुआत 1955 में हुई थी, 1961 में हुई थी, या 1962 में हुई थी, 1971 में हुई थी। लेकिन फॉर्मली जब हमने बोला कि आज गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसको 1961 में उसको फॉर्मली मतलब शुरुआत की गई थी उसकी, ओके। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था कि उस समय जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, यानी शीत युद्ध का ये टाइम पीरियड था, और उस समय पूरी दुनिया आपके 2 गुट में डिवाइड थी। एक गुट का नेतृत्व कर रहा था आपका पूंजीवादी देश, और दूसरा गुट था जिसका नेतृत्व कर रहा था आपका कौन, जो आपके साम्यवादी जो भी देश है, समाजवादी जो गुट था। और यहाँ पे पूंजीवादी गुट का नेतृत्व करता था अमेरिका, और दूसरा गुट उसका नेतृत्व करता था यूएसएसआर। तो कोल्ड वॉर जिसे विचारों का युद्ध भी कहा जाता था। तो ये जितने भी आपके नए नए देश थे जो अभी हाल ही में स्वतंत्र हुए थे 1947 से 1955 तक, बहुत सारे एशिया के जो देश थे और अफ्रीका के जितने भी देश है उनको अपने उपनिवेश यानी साम्राज्यवाद से मुक्ति मिली थी। काफी लंबे संघर्षों के बाद ये सभी देश स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन अब उनका मानना था कि अगर हम इन दोनों गुटों में से किसी एक को भी ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकता है, कहीं ना कहीं हम फिर से गुलाम हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो उन्होंने एक मार्ग सुझाया आपका, किसका, मिडिल पाथ, यानी एक बीच का रास्ता अपनाया। ना हम इसके साथ जाएंगे इस गुट के साथ, ना ही इस गुट के साथ जाएंगे, हम जाएंगे बीच पे, ओके। हम ना ही अमेरिका के साथ जाएंगे, ना ही यूएसएसआर के साथ जाएंगे। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया था कि दोनों गुट में शामिल नहीं होना, और इसे कहा गया था आपका तटस्थता की नीति। तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था मेनली उसकी शुरुआत की गई थी 5 लीडर के द्वारा, जिसमें भारत भी उसका संस्थापक सदस्य था। वहां पे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय कौन थे, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा बहुत सारे देश, 5 अन्य देश थे, 4 अन्य देश थे। एक था मिस्र, दूसरा था घाना, और तीसरा था इंडोनेशिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, और कुछ अन्य देश थे, अभी जानेंगे उसके बारे में। और इसकी शुरुआत लगभग प्रक्रिया तो आपकी जो प्रोसेस है 1955 से शुरू हो गई थी। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक बांडुंग सम्मेलन था, वो हुआ था आपका कहाँ पे, इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे बहुत सारी एफ्रो एशियन जो कंट्रीज थी, एफ्रो अफ्रीकन जो कंट्रीज थी, बहुत सारे देशों ने इस सम्मेलन में आपका पार्टिसिपेट किया था। और इस सम्मेलन के से ही आपके उनको लगने लग गया था कि हमें एक नई मूवमेंट की शुरुआत करनी है, हमें दोनों गुटों में से एक भी गुट में हमको शामिल नहीं होना है, ओके। कहीं ना कहीं वो हमारी आज़ादी फिर से कहीं हमसे दूर न चली जाए, ये था। फिर आता है आप हम, हाँ, 1962। तो 1962 ये वही वो टाइम पीरियड है जहाँ पे क्यूबा मिसाइल संकट भी हुआ था आपका 1962 में। शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण इवेंट है। और
1962 में और क्या हुआ, भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। 1962 में चाइना के द्वारा अटैक किया गया था भारत पे, और ये तिब्बत के मामले को लेकर था कि 1951 में चाइना ने आपका तिब्बत पे अटैक कर दिया था। तिब्बत के जो धर्म गुरु थे वो भाग के इंडिया आ गए थे, तो इस कारण से कहीं ना कहीं चाइना को लगा कि इंडिया ने इसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया है, तो इस कारण से जो चाइना है उसने अचानक से इंडिया पे हमला कर दिया था। उसके बाद आता है 1971। तो 1971 में एक युद्ध होता है, किसके लिए, आपका बांग्लादेश को लेके। तो ये युद्ध हुआ था आपका किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत ने सपोर्ट किया था आपका बांग्लादेश को, और जो पाकिस्तान था वहां पे ओके। तो पाकिस्तान, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में भारत ने बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए थे। एक ऑपरेशन जो कि काफी पूछा जाता है आपका, उसका नाम था ऑपरेशन पाइथन, और एक और ऑपरेशन था, उसका नाम था आपका ऑपरेशन कैक्टस लिली। कैक्टस लिली, ओके। सो कैक्टस लिली भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किए गए थे। हमारी जो आर्मी थी उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और यहाँ पे इंडिया ने बांग्लादेश को काफी सपोर्ट किया था। उनके जो नेता थे, कौन थे वहाँ के, फ्रीडम जो उसको बांग्लादेश के मूवमेंट को लीड कर रहे थे, वो थे आपके शेख मुजीबुर रहमान, और जिनकी जो बेटी है उनका नाम, जो अभी इससे पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, कौन थी, शेख हसीना। तो उनके जो पिता थे वही उसको लीड कर रहे थे, तो उनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और भारत ने एक सेना बनाई थी यहाँ पे बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए, उसका नाम था आपका ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी, यानी मुक्ति वाहिनी के नाम से भी उस सेना को जाना गया था। तो जब बांग्लादेश का जो वॉर है वो खत्म हुआ, तो लगभग 93 जो पाकिस्तानी सोल्जर थे वो इंडिया ने उनको वो किया था, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया था। 1972 में आपका शिमला में एक समझौता होता है, वो होता है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच, ओके। ये सब हम बाद में जानेंगे। और ऑपरेशन कैक्टस लिली और ऑपरेशन पाइथन, एक 1988 में आपने सुना होगा कि ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया गया था। ये ऑपरेशन कैक्टस जो कि राजीव गांधी जी ने लॉन्च किया था, ये मालदीव के लिए था, वहाँ पे जो सरकार उसको लेके था। ये उस दो ऑपरेशन आते हैं, एक और है ऑपरेशन कैक्टस लिली, दूसरा है ऑपरेशन कैक्टस, ओके। इन दोनों को याद रखना, कई बार हम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। और नेम का ऑफिशियली यानी फॉर्मली जो ऑफिशियली हमने जो लॉन्च किया था 1961 में लॉन्च किया था, लेकिन प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो गई थी 1955 से। तो इंडिया भी इसका एक संस्थापक सदस्य देश था, किसका, नीम का। तो ये है ऑफिशियली शुरुआत बेलग्रेड सम्मेलन से हुई थी, और भारत का संस्थापक सदस्य देश था। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था उसका पहला शिखर जो सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था। तो गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन इंडिया में हुआ था, नो। इजिप्ट में हुआ था, नो। यूगोस्लाविया में हुआ था, एंड इंडोनेशिया में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था आपका, ये हुआ था यूगोस्लाविया में। तो यूगोस्लाविया कहाँ पे पड़ता है, यूगोस्लाविया पड़ता है आपका बेलग्रेड में, ओके। तो वहीं पे इसका फॉर्मेशन भी हुआ, तो वहीं पे इसका फर्स्ट सम्मेलन भी हुआ था, और इसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और अभी लगभग जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो मूवमेंट है उसमें लगभग 120 के अराउंड कंट्रीज है, 120 देश है। तो कभी कभी प्रश्न भी उठाया जाता है क्या गुटनिरपेक्ष जो नेम है क्या वर्तमान समय में आपका प्रासंगिक है या अप्रासंगिक हो गया है। तो इस तरह से काफी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ओके। तो ये पहला सम्मेलन आपका यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था, ओके। फिर पांचवा क्वेश्चन आता है इंडिया डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू विच रीजन। तो इंदिरा गांधी के नाम से एक डॉक्ट्रिन बनी, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो वो थी आपकी साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र था उससे संबंधित थी। तो ये डॉक्ट्रिन उसी समय आई थी 1971 में। तो यहाँ पे दोनों तरफ आपसे कोल्ड वॉर चल रहा था, तो पूरी दुनिया दो ध्रुव में बटी थी, और ये दोनों ध्रुव प्रयास कर रहे थे कि हम इन मतलब जो भी देश है उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, उन्हें अपनी ओर मिलाएंगे, वहां पे अपना सैन्य अड्डा बनाएंगे उन देशों में, और वहां पे अपने मिलिट्री का अड्डा बनाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी का मानना था कि हम मतलब किसी भी बाहरी जो देश है उसको अपने पड़ोसी देशों, अपने पड़ोसी जितने भी हमारे पड़ोसी साउथ एशिया है वहां पे उनको हस्तक्षेप करने नहीं देंगे, यानी उनको दक्षिण एशिया में आपका प्रवेश करने नहीं देंगे,
वहाँ पे दक्षिण एशिया में किसी भी प्रकार का जो हस्तक्षेप है उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। तो उसी से संबंधित था आपका क्या, इंदिरा डॉक्ट्रिन। तो मेनली इंदिरा गांधी जी ने उसको इंदिरा डॉक्ट्रिन का नाम नहीं दिया था, लेकिन बाद में उसको इंदिरा डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया था बहुत सारे लीडर्स के द्वारा। तो यहाँ पे ये था कि कोई विदेश जो है साउथ एशिया का जो इंटरनल एक्सटर्नल जो भी मामला है वहाँ पे क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ओके, तो क्या था का मूल विचार था कि दक्षिण एशिया में बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होना। बाहरी शक्तियां मतलब जितनी भी आपकी जो पूंजीवादी गुट और आपकी साम्यवादी गुट का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो वो बाहरी शक्तियां थी, तो उनको यहाँ पे हमने आने नहीं देना था, वहां पे उनको सैन्य अड्डा नहीं बनाने देना था। ओके, तो इंदिरा डॉक्ट्रिन इमर्ज आफ्टर विच इवेंट, कि इंदिरा डॉक्ट्रिन, इंदिरा सिद्धांत किस घटना के बाद सामने आया? इंडो चाइना वॉर कब हुआ? 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ। दूसरा, इंदिरा जो बांग्लादेश का लिबरेशन मूवमेंट था वो कब हुआ? 1971 में हुआ। यहाँ पे इंडिया ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को, ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी नाम से एक वो बनाया था, और वहाँ पे काफी सपोर्ट दिया था इंडिया ने आपका बांग्लादेश को। और 1972 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक फ्रेंडशिप, एक ट्रीटी होती है, और शिमला समझौता के बाद। ओके, फिर आता है आपका कारगिल वॉर। सो कारगिल वॉर 1999 में हुआ था। यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ था, कारगिल का जो क्षेत्र है, टाइगर्स जो हिल है उससे लेकर था। तो यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो उस ऑपरेशन का नाम है आपका ऑपरेशन विजय। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 26 जुलाई को। ओके, तो ऑपरेशन विजय नाम से हमने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था यहाँ पे। ओके, फिर जो इंदिरा डॉक्ट्रिन था वो किससे संबंधित था? आपका बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट से संबंधित था। कौन से 2 ऑपरेशन थे? ऑपरेशन पाइथन, ओके, ये आर्मी और वायुसेना की तरफ से लॉन्च किए गए थे। दूसरा है ऑपरेशन कैक्टस लिली, कैक्टस लिली, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में आपका ये पूछा जाता है। फिर आता है पोखरण टेस्ट। तो पोखरण टेस्ट हम सभी जानते हैं कि 2 पोखरण टेस्ट हुए हैं अभी तक। एक था 1974 में, और भारत ने पहली बार 1974 में अपना फर्स्ट परमाणु परीक्षण किया था, और ये किया था राजस्थान के पोखरण में। और ये पूरी तरह से आपका अंडरग्राउंड था, मतलब भूमि के अंदर था। और यहाँ पे हमने इसको कोड नेम दिया था आपका क्या? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ओके, स्माइलिंग बुद्धा का मतलब होता है आपका बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और उसके तुरंत बाद बहुत सारे पश्चिम के जो देश थे जैसे अमेरिका, उनके द्वारा भारत पे आर्थिक सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाए गए थे। ओके, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था आपका परमाणु टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट किया था 18 मई 1974 को हमने इसको टेस्ट किया था। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है, उसका नाम था आपका NSG। आपने सुना है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। तो भारत बहुत टाइम से इस समूह में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो चाइना है वो बार बार इसमें भारत को जुड़ने से रोक लेता है, मना कर देता है कि पहले आप क्या साइन करो, पहले आप NPT, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि 1968 में आई थी, पहले आप उसको साइन करो तभी आप यहाँ जा पाएंगे। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियर जो आपका किससे संबंधित था, आपका इंदिरा डॉक्ट्रिन, तो भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व से संबंधित था। और यहाँ पे बांग्लादेश की मुक्ति के बाद हमने इंदिरा डॉक्ट्रिन को लागू किया था, यानी लागू तो नहीं किया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी के द्वारा भी इसको डॉक्ट्रिन नहीं कहा गया। तो ये था कि किसी भी बाहरी देश को हमें क्या नहीं करने देना है, अपने आसपास सैन्य अड्डा स्थापित नहीं करने देना है, और उसे मेनली साउथ एशिया, आपने सुना होगा सार्क के बारे में, जितनी भी कंट्रीज है, तो साउथ एशिया में उनको प्रवेश नहीं करने देना है। तो यही था आपका इंदिरा डॉक्ट्रिन का उद्देश्य, और आई थी कब? 1971 में आपकी इंदिरा डॉक्ट्रिन रिलीज होती है। उसके बाद बहुत सारी डॉक्ट्रिन आती है, जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन। तो उन्होंने किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि ये मेरी डॉक्ट्रिन है। ओके, तो बाद में बहुत सारे थिंकर के द्वारा ये कहा गया कि ये
इन्होंने ये सिद्धांत पे फोकस किया था। तो उस तरह से जैसे आपने सुना होगा अभी मोदी डॉक्ट्रिन काफी न्यूज में रहती है, और गुजराल डॉक्ट्रिन हो गया, इंदिरा डॉक्ट्रिन हो गया। तो हम अब पढ़ते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन किस पर आधारित था। तो गुजराल डॉक्ट्रिन आपकी आई थी कब? 1996 में। तो यहाँ पे जो गुजराल थे उस टाइम, तो वो थे आपके विदेश मंत्री। तो उस समय वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, लेकिन बाद में वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जब वो विदेश मंत्री थे तब उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दिया था। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा थे 1996 में। ओके, और ये संबंधित था आपका यूनिलैटरल गुडविल, यानी इसका मतलब था, जो गुजराल डॉक्ट्रिन था उसका मतलब ये था कि भारत जो है ना, भारत के जितने भी आपके छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं उनको बिना कुछ चाहे, मतलब हमें कुछ एक बड़े भाई की तरह हमें उसकी सहायता करना चाहिए, बिना इनसे कुछ लिए। मतलब हमें इसमें किसी भी चीज की हमने चाह नहीं रखते हैं कि वो हमें ये चीज देंगे तभी हम उनकी सहायता करेंगे, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए बिना उनको सहयोग देना। तो ये था आपका गुजराल डॉक्ट्रिन का उद्देश्य। ये विश्वास करता था नॉन रेप्रोसिटी, यानी अपारस्परिकता में विश्वास करता था। ओनली आपको देना है, किसी से कुछ लेना नहीं है। तो इसका यही उद्देश्य था कि भारत अपने अपने जो छोटे छोटे पड़ोसी देश है उनको सहायता देगा, लेकिन पाकिस्तान को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। ओके, फिर 1996 क्यों इम्पोर्टेंट है? एक CTBT नाम से एक ट्रीटी आई थी, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंक ट्रीटी, हिंदी में मेरे को याद नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंक ट्रीटी भी इसी समय आपकी साइन हुई थी, इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया था। ओके, आज तक ये कभी भी इफेक्ट में नहीं आई है। तो गुजराल डॉक्ट्रिन कब प्रस्तुत किया गया था? तो गुजराल डॉक्ट्रिन को प्रस्तुत किया गया था 1996 में। किसके द्वारा? I.K. गुजराल के द्वारा, जो बाद में भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उस समय वो भारत के क्या थे? आपके विदेश मंत्री थे। ओके, और 1991 में क्या हुआ? आपका सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। तो 1991 में हमने एक मेजर रिफॉर्म किया था अपनी अर्थव्यवस्था में, और उसको कहा गया LPG रिफॉर्म। यानी यहाँ पे हमने नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी। किसने? इंडिया ने। तो यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी थी वो काफी क्लोज थी, पहले आपकी काफी बंद थी, मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का विदेशी खुलापन नहीं था कि हम किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट नहीं ले, पूरा सरकार के अराउंड था, मतलब सब कुछ सरकार डिसाइड करती थी। लेकिन यहाँ पे हमने अपने जो इकोनॉमी थी उसको ओपन किया, और वहाँ पे उदारीकरण, आपकी निजीकरण और एक और वैश्वीकरण की जो नीति थी वो भी हमने 1991 में अपनाई। यहाँ पे एक BOP क्राइसिस यानी भुगतान संतुलन का एक क्राइसिस आ गया था। तो इंडिया ने IMF से लोन लिया, क्योंकि उस समय हमारे पास लगभग 7 दिन 2 सप्ताह के अराउंड आपके पास विदेशी जो मुद्रा है वही बची थी कि किसी तेल वगैरह खरीदने के लिए। तो इस समय इंडिया डायरेक्ट गया कहाँ? IMF के पास। तो IMF ने कहा कि उन्होंने 2 तरह के रिफॉर्म देता है IMF कि आप इस तरह से रिफॉर्म कीजिए अपनी इकोनॉमी में, तो अपनी इकोनॉमी को खोलिए और इसमें निवेश के लिए दूसरे देशों को प्रेरित किए। तो ये नीति थी। ओके, दूसरी थी आपकी कौन? 1998 में क्या हुआ? तो 1998 का ईयर क्यों इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पे भी भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, और इसको नेम दिया गया था आपका क्या? ऑपरेशन शक्ति। ओके, ऑपरेशन शक्ति। और 1999 में कारगिल युद्ध के समय ऑपरेशन विजय। इसके अलावा 2 और ऑपरेशन थे। ओके, फिर 2000 में, तो 2000 में आपका एक आगरा समझौता हुआ था। आगरा समझौता हुआ था। इस समय क्या हुआ कि आगरा समझौता हुआ था, एक और हुआ था जहाँ पे बस डिप्लोमेसी हुई थी 1999 में। यहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो बस सभी जितने भी लीडर थे, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जो भी मंत्री वगैरह थे वो पाकिस्तान गए थे बस भर भर के वहाँ पे एक समझौता करने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है 1999 में उसने अटैक कर दिया था भारत में। तो ये पूरी पॉलिसी फेल हो जाती है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई समझौता तब नहीं रह जाता है। अब फिर है इंडिया ने स्वयं को परमाणु शक्ति कब घोषित किया? तो ये हमने पढ़ लिया कि इंडिया ने कब घोषित किया था अपने आप को परमाणु शक्ति। ये क्या था?
1998 में, इससे पहले भी हमने परमाणु परीक्षण कर दिया था, पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था, और 1998 में ऑपरेशन विजय नाम से हमने इसको टेस्ट किया था फिर दोबारा, और दोनों टाइम हमने कहाँ पे किया था, राजस्थान के पोखरण में। ठीक, तो ये फिर आता है भारत किस परमाणु नीति का पालन करता है। तो भारत हमेशा किस परमाणु नीति का पालन करता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी पहले हम आक्रमण नहीं करेंगे, पहले हम यूज नहीं करेंगे, पहले हम उपयोग नहीं करेंगे। तो ये क्या पॉलिसी है, अगर कोई भी देश कोई भी कंट्री अगर भारत पे अटैक करती है पहले, तो तभी भारत उसका उपयोग करेगा। ले लीजिए, तभी अगर किसी ने हम पे अटैक किया तो हम उसके बाद उसको छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसी वाली हमारी पॉलिसी है। तो हम पहले किसी पे भी यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये थी भारत की परमाणु डॉक्ट्रिन। तो हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कब अपनाई, तो 2003 में हमने अपने परमाणु कमान अथॉरिटी थी उसकी स्थापना की। तो उसी समय हमने अपनी न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है उसको अपनाई, और उसमें भी आपके 5 मेन प्रिंसिपल है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर है NFU का अर्थ है कि भारत पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। अगर भारत इसमें यह है कि हम किसी भी देश पे पहले अटैक नहीं करेंगे, अगर किसी ने हम पे अटैक किया तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ओके, तो ये लिखा गया है भारत की परमाणु जो डॉक्ट्रिन है उसमें। अब आता है मिनिमम क्रेडिबल डिफरेंस मीन्स न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है। तो न्यूनतम विश्वसनीय जो प्रतिरोध है उसका अर्थ होता है लिमिटेड बट इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिर आता है MCQ 12 पड़ोसी पहले नीति किससे संबंधित है। तो पड़ोसी पहले यानी नेबरहुड, तो मोदी जी ने ये नीति अपनाई थी। तो जब 2014 में उनका पहला शपथ ग्रहण समारोह था, तो वहां पे उन्होंने सारे शार्क के जितने भी सदस्य देश थे उनको आपका भारत बुलाया था अपने स्वेरिंग सेरेमनी में, यानी अपना शपथ ग्रहण जो समारोह था वहां पे उन्होंने सभी देशों को भारत बुलाया था। तो उन्होंने कहा था कि हम अपने पड़ोसियों को पहले महत्व देंगे, इसलिए उन्होंने पहले पड़ोस नीति का शुभारंभ किया था। ओके, तो मोदी जी से आपकी संबंधित है पहले पड़ोस की नीति। गुजरात डॉक्ट्रिन कब आई थी आपकी, 1996 में। ओके, फिर आता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी रिप्लेस एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने किस नीति का स्थान लिया। तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी वो बनी आपकी 2014 में। इससे पहले कौन सी पॉलिसी चलती थी, 1991 में आपके जो नरसिम्हा राव थे भारत के प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा लुक वेस्ट पॉलिसी का निर्माण किया गया था, यानी पश्चिम की ओर देखो, यानी लुक वेस्ट पश्चिम की ओर देखो नीति थी। लेकिन मोदी जी ने उसको रिप्लेस किया, उसका नाम बदला और उसका नाम था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी पश्चिम की ओर देखो ही नहीं बल्कि काम करो। ओके, एक्ट करना, एक्शन लेना, क्रिया करना, तो इससे संबंधित है। ओके, फिर आता है आपका शार्क नेम कब हुआ, फॉर्मेशन 1961 में इसकी स्थापना भी होती है। 5 मेजर देशों ने इसमें सपोर्ट किया था, जिसमें था आपका इंडिया, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना, यूगोस्लाविया और भारत। तो 5 देशों ने मेनली इसकी शुरुआत की थी। और पंचशील कब अपनाया था, 1954 में हमने ये डॉक्ट्रिन नहीं, पंचशील सिद्धांत, 5 सिद्धांत दिए गए थे यहाँ पे। और शार्क का फॉर्मेशन कब होता है, 1985 में, और इसका फॉर्मेशन जो 1980 से शुरू हो गया था बनना। और बांग्लादेश के एक नेता थे, राष्ट्रपति थे कि क्या थे, प्रधानमंत्री, उनका आइडिया भी था। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने भी काफी आइडियाज दिए थे, लेकिन शार्क के बनने से पहले 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था। ओके, फिर 14वां क्वेश्चन है, इंडिया ने G20 की जो समिट है वो कब आयोजित की गई थी भारत में। तो हम सभी जानते हैं कि 2023 में जो G20 की जो समिट थी वो आपकी भारत में हुई थी। और G20 में कितने देश है, तो इसमें है आपके 19 देश, और एक है आपका यूरोपियन यूनियन। और अभी हाल ही में जब भारत में इसकी समिट हुई थी तो एक और देश, एक और यूनियन इसमें जुड़ गया, उसका नाम है आपका अफ्रीकन यूनियन। ओके, तो अफ्रीकन यूनियन भी आपका G20 में अब शामिल हो गया था।
तो 19 देश तो पहले से थे। एक यूनियन यानी यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे आपके कितने देश है टोटल 27 के अराउंड वहाँ पे कंट्रीज हैं। ब्रिटेन उससे बाहर हो गया। तो जो G20 है उसमें टोटल आपके 20 थे पहले, अब एक और जुड़ गया। वो जब भारत में सम्मेलन हुआ था तो भारत ने कहा कि हम अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें जोड़ेंगे। तो अफ्रीकन यूनियन कब बना आपका 2000 के अराउंड, 2002 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और काफी पहले बन गया था। ये लगभग 1963 से एक पहले इसका दूसरा नाम था और ये 2002 में अफ्रीका के जितने भी देश है 55 कंट्रीज आती है अफ्रीका महाद्वीप में, 54-55 उसका प्रतिनिधित्व करता है। ओके, तो G20 की जो थीम थी वो क्या थी? तो हम सभी जानते हैं कि जब भारत में इसका सम्मेलन हुआ था तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी आपकी? वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया हमारा परिवार है। इस तरह से इसकी थीम डिजाइन की गई थी। ओके, फिर आता है इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ। तो इंडिया इसमें से किसका फाउंडिंग मेंबर है? आसियान का। टोटल कितनी देश है आसियान में? 11 देश हो गए हैं। अभी एक न्यू मेंबर आपका ऐड हुआ है और उसका नाम है आपका तिमोर दी लेस्टे। अभी हाल ही में ये 2025 में लास्ट में नवंबर दिसंबर में शामिल हुआ और पहले इसमें 10 देश थे। आसियान का फॉर्मेशन 1967 में हुआ था और 5 देशों ने उसका फॉर्मेशन किया था। उसके बाद आता है आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है। अभी इसमें 11 के अराउंड कंट्रीज शामिल हो गई है। 4 देश के फाउंडिंग मेंबर थे। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ता है, वहां से ब्रिक्स से ये ब्रिक्स बनता है। उसके बाद आपका 5 देश 2024 में शामिल हुए। फिर अर्जेंटीना ने वहां पे मना कर दिया था। फिर आपका एक और देश इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया था 1 जनवरी 2025 को। तो ये ब्रिक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है और अगली आगामी समिट इसकी 18वीं जो कि अभी भारत में होगी। इससे पहले इसकी समिट 2025 में रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में हुई थी, जहाँ पे पीएम भी गए थे आपके मोदी जी। नाटो सभी जानते हैं कि ये एक वेस्टर्न अलायंस था। 1959 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये शीत युद्ध के समय आपका यूएस को लीड कर रहा था, यानी यूएस और उसके जितने भी अलाइज है उस पे उसका एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था। सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है वन फॉर ऑल फॉर वन। यानी अगर आपने अमेरिका पे आक्रमण किया तो समझ लो आपने नाटो के जितने सदस्य देश है इसमें 31 देश है। अभी यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता था लेकिन शामिल नहीं हुआ। तो आपने सभी नाटो आपने 31 देशों पे आक्रमण किया है। अगर सपोज रूस है, रूस ने जर्मनी पे अटैक किया है तो सपोज रूस ने क्या किया है 32 देशों पे और आक्रमण कर दिया, क्योंकि ये जो है नाटो उसका अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर आपने एक देश पे आक्रमण किया, अमेरिका पे अटैक किया, तो वो सभी देशों पे क्या माना जाएगा? आपका अटैक माना जाएगा। EU यूरोपियन यूनियन जो कि G20 का भी मेंबर है और ये यूरोपियन यूनियन के बारे में सभी जानते हैं। 1993 में फॉर्मेशन हुआ था और मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के से उसका फॉर्मेशन हुआ था और इससे पहले काफी पहले बन चुका था। 1957 में आर्थिक EEC से बना था, मतलब आर्थिक समुदाय के तौर पे वो बना था, लेकिन बाद में उसको यूरोपियन यूनियन का दर्जा दिया गया और इसमें 27 देश है अभी और इसकी एक मुद्रा है, उसका नाम है आपका यूरो। तो बहुत सारे देश इस मुद्रा को फॉलो करते हैं और यहाँ पे नो वीजा, यानी अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में एक देश का वीजा लेते हैं, यूरोपियन में सपोज आपने फ्रांस का वीजा लिया तो आप इन 27 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। ओके, तो ये वहाँ पे ये पॉलिसी चलती है। तो इंडिया किसका फाउंडिंग मेंबर है? तो इंडिया है ब्रिक्स का। 2006 में आपका ब्रिक्स बना था। 2010 में आपका ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका जुड़ा था। तो ये आपका राइट आंसर है। अभी ब्रिक्स में कितने देश है? 11 देश है। अगली समिट होने वाली है इस साल भारत में, इसलिए इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आता है भारत UNSC यानी भारत सुरक्षा परिषद में सुधार क्यों चाहता है? तो सुरक्षा परिषद हम सभी जानते हैं कि वहां पे टोटल कितने मेंबर है? तो वहां पे टोटल 15 मेंबर है, जिसमें से आपके 5 जो है परमानेंट मेंबर है जिनके पास आपका वीटो पावर है। उनको P5 भी कहा जाता है। विश्व की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है जैसे अमेरिका, चाइना और रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सभी उसके 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है जो कि हर दूसरे साल आपके
क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। उनमें भी वहाँ पे सीट दी गई है कि इतनी सीट आपकी, 3 सीट अफ्रीका से आएगी, 2 सीट एशिया से आएगी, इस तरह से। तो भारत क्या चाहता है वहाँ पे, तो भारत का यही उद्देश्य है कि मुझे आपका परमानेंट मेंबर बनना है। G4 देश इसकी मांग करते हैं। तो G4 देश में आपका आता है जापान, ब्राजील, और एक और आता है इटली या जर्मनी, हाँ जर्मनी। और इसके विरोध में एक और संगठन बना, उसका नाम है आपका कॉफी क्लब। तो ये था उसका फॉर्मेशन। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। तो सबसे पहले भारत की जो इंडियन पीस कीपिंग यानी जो शांति सैनिकों का जो दल था ना, वो भारत ने सबसे पहले कहाँ पे भेजा था, तो भारत ने उसको भेजा था आपका कहाँ पे, श्रीलंका पे। आपने सुना होगा 1987 में राजीव गांधी के तौर पे यहाँ पे श्रीलंका में आपका तमिल और श्रीलंका जो सिंहली समुदाय है वहाँ पे एक संघर्ष चल रहा था, तमिलों और किसके बीच, सिंहलियों के बीच। तो राजीव गांधी के द्वारा यहाँ पे एक मिलिट्री डिप्लॉय की गई थी। बाद में तमिलों का एक संगठन जिसका नाम था लिप्टे, उनके द्वारा 1991 के अराउंड राजीव गांधी वहाँ पे पैबंदूर, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहाँ पे प्रचार करने गए थे, लेकिन उनके द्वारा उनकी हत्या की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड है कि भारत ने पहली बार अपनी फोर्स जो है डिप्लॉय की थी कहाँ पे, श्रीलंका में। पेरिस जलवायु समझौता आप सभी जानते हैं कब साइन हुआ, 2015 में साइन हुआ था। यहाँ पे ISA का एक कॉन्सेप्ट आया था, जहाँ पे कल ही जो अमेरिका है वो इससे बाहर हो गया। तो ये ISA भी भारत और फ्रांस ने बनाया था आपका 2015 में। तो पेरिस जो जलवायु समझौता है 2015 में आया था, एंड COP21 में आया था ये, और COP26 जो कहाँ पे हुई, ग्लासगो में, जहाँ पे भारत ने कहा कि 2070 तक उसका क्या है कि उसको नेट जीरो करना है। इसके बाद जो पेरिस समझौता वो क्या कहता है कि इस सदी के अंत तक हमने जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री तक मेंटेन करना है, और मैक्सिमम 2.0 तक उसको बनाए रखना है। टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है। लेकिन जो अमेरिका है वो मानता ही नहीं है, वो कहता है कि किसी भी प्रकार का आपका कोई जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रम्प इससे भी बाहर निकल गए, आपके ISA से बाहर निकल गए। अभी जो अमेरिका है बहुत सारे संगठनों से बाहर निकल गया, जैसे यूनेस्को से बाहर निकल गया। ये बोलता है कि ये सब एंटी अमेरिकन है ये सब अमेरिका के विरोध में बनी है। ISA से बाहर निकल गया, आपका किस से बाहर निकला, पेरिस क्लाइमेट जो डील थी उससे बाहर निकल गया। और बहुत सारे संगठन यार, उन UNFCCC, इन सब से अमेरिका बाहर निकल गया। ओके, ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी सपोर्ट यानी भारत की विदेश नीति समर्थन करती है किसकी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो भारत का उद्देश्य यही था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कि भारत ने कभी भी किसी भी देश पे अटैक नहीं किया। भारत का हमेशा मानना है कि दुनिया में क्या है, शांति और सुरक्षा हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो ये इस तरह से जो हमारी विदेश नीति है उसका भी उद्देश्य है। तो ये हमारे पास आपके 20 क्वेश्चन थे जो आज हमने सॉल्व किए। तो काफी इजी क्वेश्चन थे, लगभग आप सभी को इनका पता होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कहाँ से हमने शुरू किए थे क्वेश्चन, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।